नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन मेथनॉल उत्पादन के स्रोत हैं? 1 कोयला, 2 कृषि अवशेष, 3 प्राकृतिक गैस, 4 नगर निगम का अपशिष्ट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 थार मरुस्थल पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान और दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। 2 बरखान थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली खारे पानी की झील है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नीलगिरी हाथी गलियारा मालवा पठार में स्थित है, जो पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ता है। 2 नीलगिरी हाथी गलियारा एक प्रवासी मार्ग यानी माइग्रेटरी पाथ है, जहां से हाथी भोजन और पानी की तलाश में गुजरते हैं। 3 अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 2 ट्रोजन नॉन रेप्लिकेशन प्रोग्राम है, जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं की अनुमति के बिना संचालित होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वे महात्मा गांधी के शिष्य थे। 2 उन्होंने भारत के भूमि सुधार कार्यक्रम में अहिंसक क्रांति लाने के लिए आंदोलनों का नेतृत्व किया था। 3 उन्होंने भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन करते हैं? इसका सही जवाब था विनोबा भावे। अगला प्रश्न था, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? इसका सही जवाब था उत्तराखंड। अगला प्रश्न था, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 यह भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है। 2 अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है। 3 यह भारत के 2 राज्यों में फैली हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है। 2 इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, पेगासस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 2010 में स्थापित इजरायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा पेगासस को विकसित किया गया है। 2 यह जासूसी तथा कथित जीरो क्लिक हमलों के माध्यम से की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, भारतीय तटरक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 2 तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा भारतीय तटरक्षक बल को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वेदांत उपनिषदों और उनकी व्याख्या पर आधारित है। 2 वेदांत के अनुसार वेद ही सूचना का अंतिम स्रोत हैं, जिस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। 3 वेदांत कर्म के मार्ग पर जोर देता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिकागो में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए 1893 के प्रतिष्ठित भाषण को याद किया।
स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों को वेदांत दर्शन से परिचित करवाया। वेदांत उपनिषदों और उनकी व्याख्या पर आधारित है, इसलिए कथन 1 सही है। वेदांत के अनुसार वेद ही सूचना का अंतिम स्रोत हैं, जिस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। वेदांत ज्ञान के मार्ग पर जोर देता है, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, खबरों में रहा T+1 सेटलमेंट सिस्टम क्या है? दिल्ली में बेघरों के लिए आवास योजना, अफगानिस्तान शरणार्थियों का पुनर्वास, सेबी द्वारा प्रस्तावित ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम या फिर कर्ज लेने वाले किसानों के बकाया सेटलमेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेबी द्वारा प्रस्तावित ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम। हाल ही में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को T+2 के स्थान पर विकल्प के रूप में T+1 सिस्टम शुरू करने की अनुमति दी है। T+1 एक तेज व्यापार निपटान प्रणाली है, जिसमें वास्तविक लेन देन होने के 1 दिन के भीतर ही सेटलमेंट करना होता है। T+1 का मतलब ट्रेड प्लस 1 डे है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सेबी द्वारा प्रस्तावित ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से मुद्दे परमाफ्रॉस्ट के द्रवीकरण यानी परमाफ्रॉस्ट थॉइंग से संबंधित है या फिर हैं? 1. जलवायु परिवर्तन में तेजी आएगी। 2. उच्च अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का प्रसार। 3. जंतुओं से मनुष्यों में बीमारियों का फैलना। 4. विषाणुओं और जीवाणुओं में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। आईपीसीसी की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में कमी आ सकती है एवं इसके पिघलने से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें भी उत्सर्जित हो सकती हैं। परमाफ्रॉस्ट के द्रवीकरण से जलवायु संकट के और बुरे प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में संग्रहित कार्बन उत्सर्जित होता है, इसलिए कथन 1 सही है। परमाफ्रॉस्ट के द्रवीकरण से उच्च अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं, मसलन विषुवत क्षेत्र में पाए जाने वाले रोग का प्रसार हो सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। तापमान बढ़ने के कारण बतख और कलहंस यानी गीज जैसे पक्षियों के आवासों में भी बदलाव आ रहा है, अर्थात वे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इससे जंतुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों, मसलन एवियन फ्लू का प्रसार हो सकता है, अतः कथन 3 सही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि परमाफ्रॉस्ट के द्रवीकरण से वायरस और बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, इसलिए कथन 4 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोई भी सदस्य या समुदाय वन अधिकारों का दावा कर सकते हैं जो अपनी आजीविका के लिए 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों यानी 75 वर्ष से मुख्य रूप से वन भूमि में निवास करते हैं। 2. वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स द्वारा दायर आवेदनों को मंजूरी देने के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स द्वारा दायर आवेदनों को मंजूरी देने के मामले में कर्नाटक 9वें स्थान पर है, इसलिए कथन 2 गलत है। कोई भी सदस्य या समुदाय वन अधिकारों का दावा कर सकते हैं जो अपनी आजीविका के लिए 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों यानी 75 वर्ष से मुख्य रूप से वन भूमि में निवास करते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ओडिशा में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। 2. यह बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। 3.
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत एक स्वायत्त निगम है जो वाणिज्य विभाग के तहत काम करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत पारादीप पोर्ट द्वारा एक मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम लगाया गया है। स्कैनर लगाने से व्यक्ति को कंटेनरों की जांच करने के लिए उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। इससे बंदरगाह पर कंटेनरों को ज्यादा समय तक नहीं रखना पड़ेगा। यह ओडिशा में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, अतः कथन 1 सही है। यह बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। कथन 2 सही है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत एक स्वायत्त निगम है जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत काम करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 2. यह गांवों को खुले में शौच मुक्त प्लस यानी ODF प्लस का दर्जा देने की केंद्र की पहल के एक हिस्से के रूप में ग्रामीण भारत में स्वच्छता की स्थिति का आकलन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 या ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 शुरू किया, इसलिए कथन 1 सही है। आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2021 की घोषणा अभी की जानी है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 गांवों को खुले में शौच मुक्त प्लस यानी ODF प्लस का दर्जा देने की केंद्र की पहल के एक हिस्से के रूप में ग्रामीण भारत में स्वच्छता की स्थिति का आकलन करता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसका विचार रखा था। 2. मालाबार नौसैनिक अभ्यास औपचारिक रूप से क्वाड का एक हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। वह 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है। पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसका विचार रखा था, इसलिए कथन 1 सही है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास औपचारिक रूप से क्वाड का हिस्सा नहीं है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, कोल्ड चेन स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। 2. यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का एक घटक है। 3. यह केवल बागवानी उपज की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए लॉन्च की गई थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के मुरैना में सरकार की कोल्ड चेन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण की एक नई इकाई का उद्घाटन किया। कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन और प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र सरकार की एक योजना है जो 2008 में शुरू की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY का एक घटक है, इसलिए कथन 2 सही है। यह बागवानी और गैर बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई थी, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल
ऑयल पाम यानी NMEO-OP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस मिशन के तहत 2025-26 तक ताड़ के तेल की खेती के क्षेत्र को बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर तक करना है। 2. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में सार्वजनिक वितरण, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र जारी कर खाद्य तेल और तिलहन की कीमतों में उछाल पर उनका ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया। इस मिशन के लिए 5 साल की अवधि में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए कथन 2 सही है। इस मिशन के तहत 2025-26 तक ताड़ के तेल की खेती के क्षेत्र को बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर एवं 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर करना है, इसलिए कथन 1 सही है। इस मिशन का एक अहम मकसद खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनना है। इसके तहत पाम ऑयल किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उन्हें प्राइस एंड वायबिलिटी फॉर्मूला के तहत पारिश्रमिक मिलेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 350 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है। 2. 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है, इसलिए कथन 1 गलत है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा PGCIT क्या है? एक नई क्रिस्पर आधारित आनुवंशिक प्रणाली जो मच्छरों की आबादी को बढ़ने से रोकती है, सांप की नई प्रजाति, बीमारी या फिर विषाणु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक नई क्रिस्पर आधारित आनुवंशिक प्रणाली जो मच्छरों की आबादी को बढ़ने से रोकती है। शोधकर्ताओं ने एक नई क्रिस्पर आधारित आनुवंशिक प्रणाली बनाई है जो मच्छरों की आबादी को बढ़ने से रोकती है। इस आनुवंशिक प्रणाली का नाम प्रेसिशन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक यानी PGCIT है, इसलिए कथन 1 सही है। PGCIT पुरुष प्रजनन क्षमता और मादा के उड़ने से संबंधित जीन में परिवर्तन लाता है। PGCIT एक नई स्केलेबल आनुवंशिक नियंत्रण प्रणाली है जो एक क्रिस्पर आधारित दृष्टिकोण का उपयोग कर ऐसे बांझ मच्छरों को पैदा करती है जो आबादी को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक नई क्रिस्पर आधारित आनुवंशिक प्रणाली जो मच्छरों की आबादी को बढ़ने से रोकती है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी यानी पेस भारत और किस देश या समूह के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, अमेरिका या फिर जापान? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।